Welcome, friends. So today we are going to continue our topic, our series of careers after NEET PG. एक और मेजर ब्रांच का डिस्कस करेंगे, वो है पीडियाट्रिक्स. सो पीडियाट्रिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विथ न्यूबॉर्न्स, इन्फेंट्स, टॉडलर्स एंड एडोलेसेंट्स. एडल्ट से छोटे जो भी हैं पीडियाट्रिक्स ग्रुप में आते हैं. डिग्री कौन सी मिलती है? डिग्री एमडी की मिलती है, डीएनबी इन पीडियाट्रिक्स की मिलती है, जो 3 इयर्स रेसिडेंसी कोर्स होता है, स्ट्रक्चर्ड रेसिडेंसी कोर्स होता है. पास होने के बाद आप 2 कैरियर डिसाइड कर सकते हो. आइदर यू ज्वाइन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूट या अनदर और अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट फॉर अ कंसल्टेंट लेवल प्रैक्टिस, या फिर आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खुद खोल सकते हो. या तो आप एमडी लेवल की प्रैक्टिस करोगे विच इज कॉल्ड जनरल पीडियाट्रिक्स, और या तो आप चूज कर सकते हो तो गो बियॉन्ड एमडी, दैट इज टू डू डीएम एंड स्पेशलाइजेशन इन several branches of specialist pediatric ailments. जनरल पीडियाट्रिशियंस करते क्या है? जनरल पीडियाट्रिशियंस करते हैं, उनका एक ओपीडी होता है और उनका इंडोर होता है. तो ओपीडी तो चलो जो भी है जनरल एलिमेंट्स ओपीडी में होते हैं. जनरल एलिमेंट्स जो आते हैं, मान लो जिसे को जनरल मेडिकल इश्यूज जो बच्चों को आते हैं, डायरिया हो गया, फीवर हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एंड वॉट एवर कन्वल्जन्स हो गया, एंड ऑल दिस जनरल मेडिकल प्रॉब्लम्स ऑफ पीडियाट्रिक्स. दूसरी होती है कोल्ड प्रैक्टिस. तो कोल्ड प्रैक्टिस ऑफ ओपीडी इज वैक्सीनेशन. मैं आपको ये बता दूं कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिशनर इन पीडियाट्रिक्स इज वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन स्केड्यूल होता है पेशेंट का, आप न्यूबॉर्न से लेके वो 5 साल का हो जाए तब तक उसकी वैक्सीन का स्केड्यूल चलते ही रहता है. तो एक बार पेशेंट आपके पास बुक हो गया, वो बारी बारी आपके यहाँ आते रहेगा. वैक्सीन्स का होता है वो ब्रांडेड कंपनीज की होती है, उसमें यानी काफ़ी सारा कॉमर्शियल चीज़ें भी होती है. तो वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द लुक्रेटिव प्रैक्टिस इन अ प्राइवेट प्रैक्टिस इन पीडियाट्रिक्स. दूसरा होता है आपका हो गया इंडोर. मान लो ये जो भी मेडिकल इलमेंट्स अगर ज़्यादा सीवियर हो गए तो पेशेंट रहेगा इंडोर. दूसरा होता है आपका जो आपको कॉल पे जाना पड़ता है. कॉल पे मेजॉरिटी ऑफ द पीडियाट्रिशियंस डू नियोनेटल कॉल्स, दैट इज न्यूबॉर्न कॉल्स, जहाँ बच्चे की डिलीवरी हो रही है, जहाँ पर सिजेरियन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हो रही है. देन द ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट इनवेरिएबली कॉल्स देम टू स्टैंड बाय जब बच्चा डिलीवर होता है. व्हेन द चाइल्ड इज डिलीवर्ड, you have to take over the child immediately after the cord is clamped, and you have to see to it that the child is okay or not. आपको पता है कि आपने एमबीबीएस में पढ़ा होगा जो अबगार स्कोरिंग होता है 0, 1 एंड 5 मिनट्स. तो आप अबगार स्कोरिंग करोगे, अगर लगा तो आप रिससिटेट करोगे, ऑक्सीजन करोगे, वेंटिलेट करोगे, या जो भी है उसका शुगर चेक करोगे, उसको कोई कंजेनिटल एनोमली है या नहीं, वो सब चेक करोगे. You find the patient is stable, you advise them and you leave it with the gynecologist. But if you find that the patient is little bit unstable and needs an observation or a short observation or prolonged observation, you take him with you to your private setup. आपके प्राइवेट सेटअप में इसलिए नियोनेटल सेटअप होना जरूरी है. तो इंडोर में आपका नियोनेटल सेटअप रहेगा आपका, और आपका पीडियाट्रिक सेटअप रहेगा आईसीयू में. तो एक नियोनेटल आईसीयू रहेगा जिसे कहते हैं एनआईसीयू, और एक रहेगा पीडियाट्रिक आईसीयू, नियोनेट से जो बड़े होते हैं उसके पीआईसीयू. और दूसरा रहेगा वार्ड्स, जिसको सपोर्ट की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन की वेंटिलेशन के लिए वार्ड्स में रहेंगे. दूसरा है कि भाई नियोनेटल आईसीयू, जो नियोनेट आप अटेंड कर रहे हो उसमें काफ़ी सारे प्रीटर्म बेबीज होंगे. सपोज कोई आया है 8 मंथ, 30 वीक्स, 32 वीक्स, 34 वीक में बॉर्न हुआ है, जो जिसका वजन भी कम है, हु इज़ लाइक अंडर वेट एंड स्टिल इट रिक्वायर्स सपोर्ट फॉर 3 to 4 weeks टू स्टैंड ऑन इट्स ओन. देन दीज पेशेंट्स आर टेकन इन नियोनेटल आईसीयू एंड दे विल हैव अ प्रोलॉन्ग स्टे. तो वो 1 महीने तक रहेगा और आपको देखोगे उसके ट्रीटमेंट की, उसका वेट गेन हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, एंड आफ्टर 1 month यू कैन रिलीज इट टू द मदर अंडर ऑब्जर्वेशन. तो ये होती है पीडियाट्रिक की जनरल प्रैक्टिस. सिटीज की बात करो कि थोड़ा ब्रांच सैचुरेटेड है, लेकिन एक ही एडवांटेज, एक सबसे बड़ा एडवांटेज पीडियाट्रिक्स में है, वो है इट्स अ फिजियोलॉजिकल ब्रांच. फिजियोलॉजिकल ब्रांच का मतलब है कि मान लो मैं हूँ आज तक, जब से मैं बॉर्न हुआ हूँ आज तक मैं जब 50 क्रॉस कर गया हूँ, मान लो मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ा. I have never fallen sick, I have never met a doctor. But still, I will have to go to one doctor, that is pediatrician in my life. Why? Because when I am born, he will check me,
He will observe me, he'll stabilize me. After that, he will naturally vaccinate me. तो वैक्सीनेशन के लिए तो मुझे वहां जाना ही था. So there is no individual in this earth in the modern times who has not seen a pediatrician. तो you will get that particular pool of patients तो आपके पास रहेगा ही रहेगा. दूसरा आजकल हो चुका है कि नियोनेटल प्रैक्टिस में ये हो चुका है कि गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी आ चुकी है. तो उससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि आपको पेशेंट्स इजीली मिल रहे हैं. भाई जो पेशेंट पहले अफोर्ड नहीं कर पा सकते थे, दोज हू डोंट हैव मनी, दोज हू डिडंट हैव, बच्चा होता है, बीमार होता है, सब पता है, प्री टर्म है, मगर पैसा ही नहीं है नियोनेटल आईसीयू के लिए. So now you can get those, patients like you have a MA card, you have cards or card scheme, government schemes in pediatrics also. आप उनको एडमिट कर दोगे अपने आईसीयू में, नियोनेटल आईसीयू में ट्रीट करोगे एंड द पेमेंट विल बी डन बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की बहुत ही दयावान और बहुत ही अच्छी स्कीम है एंड यू शुड थैंक द गवर्नमेंट फॉर सेविंग सो मेनी बेबीज लाइफ. तो आपके पास पेशेंट का पूल ज़्यादा रहेगा. तो पहले आप सोचते थे कि मैं 2 बेड नियोनेट के रखूंगा, उसके बदले आप रखोगे 7, 8, 10 बेड तक लोग रखने लगे हैं. तो नियोनेट आपको आना चाहिए. जब आप पीडियाट्रिक्स करोगे, जनरल पीडियाट्रिक्स जब रेसिडेंसी करोगे, तो आपको लिमिटेड एक्सपोजर टू ऑल ब्रांचेस मिलेगा. भाई पीडियाट्रिक्स में भी होता है ना, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इन्फेक्शंस और नियोनेट, ऑल दीज आर देयर. यू विल गेट अ लिमिटेड एक्सपोजर. तो उसके लिए मान लो आपने डिसाइड किया कि मेरे हॉस्पिटल में नियोनेटोलॉजी में रखूंगा, तो फिर आपको नियोनेटोलॉजी का एटलीस्ट फेलोशिप करना है, एक्सपीरियंस लेना है. इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग टू डील विथ. ओके, तो इसके बाद हो गया एमडी का प्रैक्टिस. मोटा मोटा आपको समझ में आएगा, फिजियोलॉजी के ब्रांच है, हर एक को अपना चलता ही है, लेकिन काफ़ी सारे बी लेवल, सी लेवल के सिटीज़ में भी नियोनेट्स हो गए, बड़े बड़े पीडियाट्रिक्स हॉस्पिटल हो गए, पीडियाट्रिशियंस, फेमस पीडियाट्रिशियंस काफ़ी सारे हैं. नाउ यू वांट टू स्टैंड आउट अमंग ऑल दिस in a city like Ahmedabad also, then let me tell you, there are very very few super specialists. अभी तक उतने सुपर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स में नहीं है. पीडियाट्रिक्स में सुपर स्पेशलिस्ट कैसे करोगे? यू विल डू डीएम. सो यू विल डू डीएम इन पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, आप नियोनेटोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये सभी में डीएम अवेलेबल है. So DM is a very very specialized branch, still not available. Particularly cardiology, neurology बहुत ही demanding है. And people also understand, and doctors also understand, that if a child has a neurological problem as a pediatric, it should be dealt with by pediatrician only and not with an adult neurologist. उसी तरह से कार्डियोलॉजी में जो आता है, मेनली कंजेनिटल एनोमलीज के को डील करना होता है. जैसे आपको हो गया ASD, हो गया VSD, हो गया. तो यू कैन से दैट मेनी ऑफ द ASD VSD जो पहले के ज़माने में था, मान लो 30-40 साल पहले, 30 साल पहले, जिसका ऑपरेटिव क्योर होता था, आजकल वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी से भी you can close a particular type of ASD, you can close a particular type of VSD, and definitely you can close most of the kind of the patent ductus arteriosus. तो ये सब होता है, वो कैथेटर डाल के वहाँ डालते हैं और वो डिवाइस होता है, वो जो होल होता है वहाँ फिक्स हो जाता है और होल को ब्लॉक कर देता है. सो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी भी एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांच है और उतने सारे स्पेशलिस्ट लोग नहीं है. कई सारे तो एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ सीख के वो पीडियाट्रिक की कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. लेकिन जैसे जैसे दौर बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों को नॉलेज आएगा, people will go for pediatric problem, they'll go to pediatric cardiologist only, for pediatric neurology only. Pediatric oncology is very very important. बच्चों को होता है जनरली ब्लड कैंसर होता है, लिम्फोमास होते हैं और कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए. उसमें लाइंस डालना, उसमें कीमोथेरेपी लाइंस डालना, ये अगर आप सीख लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. सो दीज आर द ब्रांच विच वेरी स्पेशलाइज हो रहा है. तो अगर आप पीडियाट्रिक्स लेते हो तो मान के चलिए कि यू शुड डू डीएम इन पीडियाट्रिक्स सुपर स्पेशलिटी. उसके लिए नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम आती है जो आप क्लियर करोगे एंड यू कैन बी वेरी वेल ऑफ विद दैट. I think I have given a gross picture of how you can, what kind of pediatrics, if you take pediatrics, how to look beyond and where to go ahead and how to select your branch and your passion. कोई भी ब्रांच लो बच्चों,
अगर आप उसके बारे में पैशनेट हो, पहले जब MBBS आप कर ख़त्म हो जाएगा, आप जब इंटर्नशिप करोगे, तो मेरी ये एडवाइस है, इंटर्नशिप में जो जो रोटेशंस आएंगे उसमें आप सिलेक्ट कीजिए, आप देखिए आपको किस में ज़्यादा लगाव आ रहा है। मेरी मान लो एक बात की प्रैक्टिस करना है, आप जब पास आउट होंगे सुपर स्पेशलाइज या जो भी होगे, उसके बाद मिनिमम 30 to 35 ईयर्स यू विल बी प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट। तो 35 ईयर्स तक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए जो आपको कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रखे, कंटिन्यूसली उसमें आपको इंटरेस्ट रहे। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि आई एम बोर्ड ऑफ दिस एंड व्हाई डिड आई सिलेक्ट दिस ब्रांच। तो आप अपना पैशन चूज कीजिए, उसे चेज कीजिए। एक ट्राई से नहीं होता है तो दूसरी ट्रायल दीजिए। मैं सबको एडवाइस देना चाहूँगा that in first try if you don't get your branch or selected branch, go for the second try. मैंने भी अपने लाइफ में सेकेंड ट्राई में ही मुझे अपनी ब्रांच मिली थी या मैं प्रॉपरली स्कोर कर पाया था। there's nothing shying in that. Okay, so I hope if you have any more queries, you can always email me, you can send me a message on WhatsApp, Facebook or Instagram, wherever you want. With that, I'll close this session. Thank you very much. Have a good day. Jai Bharat.